जय हिंद। वेलकम टू एडू पार्थ एकेडमी। आज हम एनसीईआरटी के सीरीज में देखेंगे कक्षा 8 की पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन 3 का अध्याय 1 भारतीय संविधान। इस अध्याय में हम फुटबॉल के खेल से अपनी बात शुरू करेंगे। किस खेल से? फुटबॉल की खेल से। आप में से ज्यादातर बच्चों ने इस खेल के बारे में जरूर सुना होगा, बहुतों ने खेला भी होगा। जैसा कि इसके नाम से ही अंदाजा हो जाता है, यह खेल पैरों से संबंधित है। फुटबॉल। फुटबॉल का एक नियम यह है कि गोलकीपर के अलावा और कोई खिलाड़ी गेंद को बाह से नहीं छू सकता। अगर किसी खिलाड़ी की बाह गेंद को छू जाती है तो इसे फाउल या गलत माना जाता है। क्या माना जाता है? फाउल या गलत। कहने का मतलब यह है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों में लेकर एक दूसरे को थमाने लगे तो उस खेल को फुटबॉल नहीं माना जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर नियम ही चेंज हो गया तो मतलब खेल का नाम ही बदल गया। इसी तरह हॉकी या क्रिकेट आदि दूसरे खेलों के भी कुछ तय नियम है। क्या है? तय नियम होते हैं। इन नियमों से खेल को परिभाषित करने और अलग-अलग खेलों के बीच फर्क करने में, मतलब जो नियम है, जैसे हॉकी खेलने का अलग नियम है, क्रिकेट खेलने का अलग नियम है, फुटबॉल खेलने का अलग नियम है। इसके बीच में जो ये नियम आता है, नियमों से खेल को परिभाषित करने और अलग-अलग खेलों के बीच में फर्क करने में मदद मिलती है। इन खेलों की तरह हर समाज के भी कुछ मूलभूत नियम होते हैं। उन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है और अलग-अलग समाजों के बीच फर्क पता चलता है। अलग-अलग समाजों के बीच का फर्क पता चलता है। जैसे ये नियम से अलग-अलग खेल का पता चल रहा है, वैसे ही सामाजिक स्वरूप भी किससे तय होता है? समाज के मूलभूत नियम से। किससे? समाज के मूलभूत नियम से। बड़े समाजों में कई अलग-अलग समुदाय एक साथ रहते हैं। वहां नियमों को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है। आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है। जिस दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उसे संविधान कहा जाता है। कक्षा 6, 7 में भी सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकों में हम भारतीय संविधान पर चर्चा कर चुके हैं। इन किताबों को पढ़कर क्या कभी यह सवाल आपके भीतर पैदा हुआ कि हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या आपने यह जानने की कोशिश की कि संविधान कैसे लिखा गया? कैसे लिखा गया या उसे किसने लिखा था? कैसे लिखा गया और किसने लिखा? इस अध्याय में हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे और भारतीय संविधान की मुख्य बातों पर ध्यान देंगे। ये बातें भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में इनमें से कुछ बातों पर विशेष जोर दिया जाएगा। किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। संविधान सभा के गठन की मांग, संविधान सभा गठन की मांग कब पहली बार अधिकृत कब किया गया? 1934 में। याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये सीटेट में। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, और अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 को। सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा ये बिहार से थे और 11 दिसंबर 1946 को अध्यक्षता, ये अस्थायी थे। ये क्या थे? अस्थायी। 11 दिसंबर 1946 को
अध्यक्षता के संभाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी बिहार से थे, राजेंद्र प्रसाद। ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। कब? दिसंबर 1946 से नवंबर 1949। नवंबर 1949 से तात्पर्य है, जिसे हम लोग देखें कि 9 दिसंबर 1946 से स्टार्ट हुआ ये बैठक, पहली बैठक, और अंतिम बैठक 26 नवंबर, जिस दिन संविधान को अंगीकृत भी किया गया, 26 नवंबर 1949 को। इसलिए यहां कहा गया है ये इस दिन हुआ था अंतिम बैठक। इस दिन संविधान को अंगीकृत भी किया गया था, अंगीकृत भी किया, अंगीकृत भी किया गया। 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नियति और भविष्य तय करने का मौका मिला था। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया। संविधान सभा के कामों के बारे में आप इसी अध्याय में आगे पढ़ेंगे। किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, इसके बारे में चर्चा। ये हमारा संविधान सभा का भवन है, संविधान सभा है ये क्या है? संविधान सभा। नेहरू जी यहाँ पे हैं। आज दुनिया के ज्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा। क्या है? सभी लोकतांत्रिक देशों में संविधान जरूर होगा, ऐसा उम्मीद किया जाता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। ये ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। संविधान क्या करता है? कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला क्या उद्देश्य है, याद रखिए, फर्स्ट यहाँ पे है। यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपने इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत हों। संविधान नियमों का एक समूह होता है। संविधान क्या है? नियमों का एक समूह है। इसके याद रखिए, पहला में संविधान नियमों का एक समूह होता है, जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। मतलब इसको मानता है देश और देश के नागरिक दोनों मानता है। यानी कि देश में जो सरकार है तो ये सब भी मानता है इसी नियमों को। इसके जरिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। इन बातों का क्या मतलब है, यह समझने के लिए आइए दो बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पर गौर करें। दोनों घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के ताजा इतिहास की घटना है। समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबर में बताया गया है कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान को मंजूरी दी। क्या दी? एक अंतरिम संविधान को मंजूरी दी। अंतरिम संविधान वो होता है जब तक कि पूर्ण संविधान लागू ना हो गया हो, उसके एवज में इस्तेमाल किया जाने वाला संविधान, वही है अंतरिम संविधान। जैसे कि हमारे यहाँ अंतरिम सरकार भी थी, वो अंतरिम सरकार जो है जब तक हमारे लोगों के द्वारा, हमारे द्वारा चुनी गई सरकार नहीं आई थी,
तब तक वो ही देश में एक अंतरिम सरकार के रूप में काम कर रही थी। तो यहाँ भी संविधान का मतलब है अंतरिम संविधान। ठीक है। सवाल यह उठता है कि जब नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था। क्या था? राजतंत्र था। वहां राजा का शासन था। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। शासन की सर्वोच्च सत्ता किसके पास रहेगी? राजा के पास। यानी कि हम लोग लोकतंत्र नहीं बल्कि यहां देख रहे हैं क्या था? ये नहीं था, राजतंत्र था। क्यों? कि सर्वोच्च शासन की सर्वोच्च सत्ता किसके पास थी? राजा के पास। नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चले आ रहे थे। इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिल गई। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे। इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए। उनके लिए क्या चाहिए? एक नया संविधान। वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उसमें वे आदर्श नहीं थे जो वे नेपाल के लिए चाहते थे और जिनके लिए वे लड़ते रहे थे, इसलिए वो नहीं चाहते थे। चलिए देखते हैं, ये नेपाल का चित्र है। पहले हम लोग देख लिए कि ये नेपाल का चित्र है। नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जनसंघर्ष हुए। 1990 में हुए जनसंघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक यानी 12 साल तक कायम रही। अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गांव में माओवादियों संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह से अपने हाथों में ले ली। नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्री समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। लोकतंत्र के लिए चल रहा यह जन आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच चुका था। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी मोटी रियायतों को नामंजूर कर दिया और आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। 2008 में राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल लोकतंत्र बन गया। हाल ही में अभी भी सरकार में उथल पुथल हुआ था। वहां पे जंजी क्रांति के बारे में जाना जाता है कि जंजियों ने पहली बार नेपाल में क्रांति किया है। अभी हाल फिलहाल में पिछले साल की ये बात है। यानी कि नेपाल अस्थिर रहा है इस मामले में। उनको अपने द्वारा बनाए गए संविधान पे भरोसा नहीं है। संविधान अगर मान लीजिए कि अगर उनको भरोसा रहता, देख रहे हैं पहले कब हुआ था? 1990 में संघर्ष हुआ, 2002 में खत्म हो गया, फिर 2005 तक जो है ना पूरा लोकतंत्र खत्म कर दिया, फिर 2006 में फिर लोकतंत्र आया, फिर अभी जो है वहां पे कोई और पार्टी सरकार में है, क्योंकि सरकार को जो सरकार वहां पे एक्चुअल में थी उसको जनता मार करके बहा दिए। जिस तरह फुटबॉल के खेल में नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलाने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे ताकि एक नए समाज की रचना की जा सके। यही कारण है कि नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया। देखिए 2015 में फिर से एक नया संविधान आया। ऊपर के चित्र के साथ दिए गए अंश में लोकतंत्र के लिए नेपाल के संघर्ष के बारे में बताया गया है। ऊपर के चित्र के साथ दिए गए अंश में लोकतंत्र के लिए नेपाल के संघर्ष के बारे में बताया गया है। संविधान का जो पहला उद्देश्य था वह क्या था? संविधान नियमों का एक समूह होता है जिसको देश और देश के नागरिक और देश में सरकार वगैरह सब कोई उस नियमों को मानता है। उसके तहत ही शासन व्यवस्था
चलती है और संविधान ही देश में सर्वोच्च पुस्तक है, किताब है, नियमों का एक पुंज है। संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य देखते हैं। संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। क्या है? देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि देश के शासन की बागडोर राजा और मंत्रिपरिषद के हाथों में रहेगी। जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज व्यवस्था चुनी है, वहां निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका निभाता है या अदा करता है। लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सके। किसके साथ? जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी की बात होती है। वर्तमान में हमारे देश में कोई भी व्यक्ति जो संवैधानिक पद पे हो या संवैधानिक पद के दायरे में आता हो, कोई भी अकाउंटेबल नहीं है, ये कहा जा सकता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि ये नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय संविधान में मिलता है। क्या है? इस तरह की विकृति मतलब खराबी से बचाव का उपाय संविधान में मिलता है। देखिए, विकृति को आप कह सकते हैं जैसे शरीर में एक कैंसर होता है, वैसे दिमाग में एक कैंसर होता है विकृति वाला। सोच से संबंधित ये बीमारी है कि अहम ब्रह्मास्मि। अगर राजा को लोकतंत्र में अगर ये लग जाए नेता को कि हम ही हैं जो कुछ भी हैं, तो क्या करेगा? सत्ता का दुरुपयोग करेगा। तो उसी से बचाव के लिए भी संविधान में प्रावधान किया गया है। राजनेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। इसका एक उदाहरण नीचे की चित्र कथापट्ट में देखा जा सकता है। सुरेश अपनी कक्षा का मॉनिटर है। वह दबंग किस्म का लड़का है। क्या है? बाहुबल, दबंग। उसके सहपाठी भी उसे पसंद नहीं करते। उसके साथ जो पढ़ता है वो भी उसको क्या करता है? पसंद नहीं करता है। क्लास टीचर श्रीमती राव अचानक किसी काम से बाहर जाना चाहती है। वह सुरेश को सब बच्चों का ख्याल रखने के लिए बोलकर चली जाती है। सुरेश मौके का फायदा उठाता है और अनिल को तंग करने लगता है। अनिल, आज मैं राव मैडम से तुम्हारी शिकायत करने वाला हूँ या लगाने वाला हूँ। तो ये कहता है, लेकिन मैंने किया है। श्रीमती राव के लौटने पर जब आप कक्षा के बाहर गई हुई थी तो अनिल शोर मचाकर सबको परेशान कर रहा था। उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। अनिल, आज तुम्हें पूरी छुट्टी के बाद यहीं रुकना पड़ेगा। तुम आज 100 बार लिखोगे कि मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूंगा। लेकिन मैडम, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। तो क्या कर रहा है? ये कह रहा है नेता सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है। ये मॉनिटर जो था ये क्या किया? अपना सत्ता का दुरुपयोग किया। और इस तरह का विकृति का से बचाव का उपाय संविधान में दिया गया है। अगर हमारा नेता भी इस तरह से ही करे तो हम संवैधानिक तौर पर उसको हर 5 साल पे बदल सकते हैं। वर्तमान में तो अभी रिकॉल का ऑप्शन नहीं। रिकॉल वो होता है कि अगर हम किसी नेता को चुने हैं तो उसको फिर से हम बैठा सकते हैं या वहां पे दोबारा चुनाव के लिए ये कर सकते हैं। तो वर्तमान में रिकॉल का कोई ऑप्शन है नहीं। लोकतांत्रिक समाजों में प्रायः संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सकता है, जैसा कि इस मॉनिटर ने किया। ये पावर किसके पास है? संविधान के पास पावर है कि उसके दुरुपयोग को रोक सकता है। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों वाले खंड में दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट भारतीय संविधान के पार्ट 3 में दिया गया है। फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। आगे देखेंगे हम लोग मौलिक अधिकार को। मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35 तक है।
वहां आपने पढ़ा था कि भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। समानता हम लोग क्या पढ़े थे आर्टिकल 14 में, समानता का अधिकार देता है। हमारा संविधान कहता है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान। यहाँ नस्ल का हो गया मूल वंश। नस्ल का मतलब हो गया क्या? मूल वंश। जन्मस्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे। यानी कि जो माइनॉरिटी में है, मेजोरिटी वाले लोग इस पे हावी ना हो, इस पे हावी ना हो। यानी कि संविधान के बारे में कहा जाता है अगर मेजोरिटी माइनॉरिटी को तंग करे और संविधान में उसके खिलाफ कोई कानून ना हो, उसके संरक्षण के लिए कानून ना हो, तो माइनॉरिटी उस कानून को क्यों मानेगा? क्वेश्चन ये भी है। अगर आप ऐसा कोई कानून बना देंगे जिससे कि माइनॉरिटीज को और परेशान किया जा सकता है, तो वो क्यों मानेगा उस संविधान को? इसलिए तो माइनॉरिटी हो या मेजोरिटी, दोनों को इक्वल रखा जाना चाहिए। और संविधान का आर्टिकल 14 और 15 खास करके क्या कह रहा है? समानता का अधिकार, और डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है किसी भी आधार पे, धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सबके साथ समानता का व्यवहार होगा, आर्टिकल 14 कहता है। नीचे एक चित्र कथा पट में कक्षा के भीतर एक घटना का आधार पर इस बात को समझाया गया है। खेलों की घंटी शुरू होने वाली है, चलो आज कुछ अलग खेलते हैं, बास्केटबॉल नहीं तो हम क्रिकेट ही खेलेंगे, ये कह रहा है। ये माइनॉरिटी में है और ये मेजोरिटी में है। हमें सदा वही करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं, क्योंकि उनकी संख्या कक्षा में ज्यादा है। मैडम को फैसला लेने का कोई और तरीका सोचना चाहिए ताकि हमारी इच्छा पर भी गौर किया जाए। शिक्षक इस विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्ष को हाथ उठाकर अपनी राय बताने के लिए कहते हैं। हाँ हाँ, हम जीत गए, यह तो होना ही था, लड़कों की संख्या कक्षा में ज्यादा है। तो ये तरीका सही नहीं था, ये तरीका सही नहीं था। इस तरह अस्वस्थ हालात लोकतांत्रिक समाजों में पैदा हो सकते हैं। जो यहाँ पे हुआ क्या था? अस्वस्थ हालात लोकतांत्रिक समाजों में भी पैदा हो सकते हैं, जहां बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता रहता है जिनमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती है और उनका नुकसान होता है। जैसा कि इस चित्र कथा पट से पता चलता है कि बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। देखिए, बहुमत जो है ये जाति के आधार पर भी होता है, धर्म के आधार पर भी होता है। ठीक है, कई कई बार एक ही जाति में जो ज्यादा संख्या में परिवार है वो, और दूसरे परिवार जिसमें कि कम जनसंख्या है, मतलब मान लिया जाए कि एक ही जाति ए का यहाँ पे 5 फैमिली है, ठीक है, और बी का 2 फैमिली है, इसमें भी वर्चस्व की लड़ाई हो जाती है। मतलब यहाँ भी क्या होता है, ये अल्पसंख्यक में आता है, ये बहुसंख्यक में आ जाता है। यहाँ भी क्या है? बहुमत की निरंकुशता। यहाँ भी क्या है? बहुमत की निरंकुशता। ये खतरा हर समाज में बना रहता है। संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज से वंचित ना किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए समान रूप से उपलब्ध है। देखिए क्या कहता है संविधान? अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज से वंचित ना किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है। अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता, किसकी?
अल्पसंख्यकों पर, जो कम संख्या में लोग हैं, जो पर ज्यादा जनसंख्या वाले लोगों की निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। जैसे कि ये माइनॉरिटीज में थी, ये जैसे कि ये माइनॉरिटीज में थी, ये मेजोरिटी में था, तो हमेशा ये जीता। क्यों? यहाँ पे चुनाव का तरीका ही गलत था। आप सबको पता है, जो अगर मेजोरिटी की बात करेंगे, लड़की 4 है लड़का 16 है, तो कभी भी लड़की तो जीत नहीं पाएगी। तो यहाँ पे ही बात आती है किस चीज की, थोड़ा सा आरक्षण की बात आती है, सपोर्ट की बात आती है। यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर, जैसे हिंदू का मुस्लिम पे, या हिंदू का मुस्लिम पे, या मुस्लिम का हिंदू पे। जो मान लीजिए कि कहीं मुस्लिम आबादी ज्यादा है तो वहां पे हिंदू पे डोमिनेंट होगा, जहां हिंदू ज्यादा है वहां मुस्लिम पे डोमिनेंट होगा। यही तो खास करके हो जाता है विभिन्न राइट्स का जिम्मा, इसी पे जिम्मा चला जाता है किस चीज का, विभिन्न राइट्स का। और इसको मीडिया वाला दिखाते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कि बिना बायस्ड हुए मीडिया वाला नहीं दिखाते हैं, संतुलित समाचार नहीं प्रस्तुत करते हैं, अपना लाभ देखते हैं। तो ये सब कारण है। यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसे अंतर सामुदायिक इंटर कम्युनिटी वर्चस्व कहते हैं, या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबा सकते हैं, एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबा सकते हैं। यहाँ पे आप कह सकते हैं एक ही जाति के भीतर भी हो सकता है ये, जैसा कि हम लोग देखे कि मान लिया जाए कि दोनों हिंदू ही है, ठीक है, अब दोनों हिंदू ही है, ये जाति व्यवस्था में सवर्ण है, ये मान लिया जाए कि वर्ण व्यवस्था में नीचे क्रम में है, तो अब ये क्या करेगा, इसको दबाएगा। मतलब ये मानव का जो है बाय नेचुरल गुण हो गया है डोमिनेट करना, समानता में रहना ही नहीं चाहता है। मानव का इनहेरेंट नेचर है डोमिनेट करना। अब उस नेचर को बांधने के लिए नियम लाया गया, जिसको क्या कहा गया, संविधान। तो क्या कहा गया, संविधान। आप देखेंगे कोई कमजोर बच्चा है, उसको जो थोड़ा सा उससे मजबूत है वो उसको दबाने का कोशिश करता है। अगर 4 आदमी हैं, अकेला कोई लड़का है उसको दबाने की कोशिश करता है। अगर कहीं 4 धर्म साथ साथ रहता है, एक धर्म का जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो वो चाहेगा कि हम उस सब पे मोनोपोली करके रखें या डोमिनेट करके रखें। कहीं पे अगर एक जाति ही है तो उस जाति में जो सबसे जमींदार है वो चाहेगा कि और जो भी उसी जाति का है उसको दबा करके रखे। ये सब क्या है, जो अलग अलग समुदाय के बीच में हो उसे क्या कहते हैं, इंटर कम्युनिटी। और जो एक ही जाति के 2 लोगों के बीच हो उसको क्या कहते हैं, अंतर सामुदायिक या इंट्रा कम्युनिटी वर्चस्व कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, इंट्रा कम्युनिटी वर्चस्व। संविधान क्यों चाहिए? इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें। क्या किसे बचा सकें, ये याद रखिए। संविधान का तीसरा महत्वपूर्ण कारण क्या है? तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें। यह बात सुनने में जरा अजीब लगती है। असल में इसका मतलब यह है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचाने में मदद करता है। इसे समझने के लिए नीचे की चित्र कथा पट्ट को देखिए। शबनम दुविधा में है, उसे तय करना चाहिए। यहाँ पे शबनम दुविधा में, उसको तय क्या करना है, ये देखिए। कल की परीक्षा में मुझे 2 अध्याय पढ़ने हैं, लेकिन इस समय तो मेरा पसंदीदा टीवी कार्यक्रम आ रहा है। मैं इसे देखे बिना नहीं रह सकती। अगर मैं ऐसा करती हूं तो मैं ये दोनों अध्याय नहीं पढ़ पाऊंगी, शबनम तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है? मुझे यह टीवी कार्यक्रम देखना है, लेकिन कल मेरी परीक्षा भी है। अगर आप लोग टीवी देखेंगे तो मेरा भी टीवी देखने का मन जरूर करेगा। मुझे एक बात सूझ रही है कि अगर आज की रात कोई भी टीवी ना देखे
तो तब शायद मेरा भी मन नहीं ललचाएगा। देखिए ये क्या है, यहाँ पे क्या है, एक व्यक्ति का विचार चल रहा है, जबकि लोकतंत्र क्या है, लोगों की सहमति, लोगों का क्या विचार है। यहाँ पे ये शबनम जो है अपने विचार के हिसाब से सोच रही है। इन दोनों का क्या हो रहा है, इन दोनों को तो एग्जाम नहीं है, लेकिन इसके एग्जाम के चक्कर में, इसके विचार के चक्कर में अब ये दोनों भी टीवी नहीं देख पाएंगे। संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है, जिनमें देश आस्था रखता है, जिनमें देश आस्था रखता है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि दलगत राजनीति यानी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है। विकृत मतलब खराब। इसलिए अब चीजों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए। यहाँ पे क्या की, तानाशाही ही की ना, कि मेरा हम नहीं देख सकते इस वजह से तुम भी मत देखो। यहाँ क्या हुआ, तानाशाही या फौजी शासन हो जाना चाहिए। इस भावना में बहकर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन तो उनके सारे हितों को तहस नहस कर देगा। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह के उन्माद से बचाता है। क्या है, एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को, बेसिक स्ट्रक्चर को उन्मादी, एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह के उन्माद से बचाता है। मतलब बुनियादी संरचना मतलब बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक हमारा लोकतंत्र, हमारा देश अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र ही रहेगा। ऐसा नहीं कि कल दिन कोई आकर के राष्ट्रपति शासन लगा करके खुद एक व्यक्ति अकेला शासन कर रहा है, जैसे कि चाइना में हम लोग देखे थे, वन पार्टी सिस्टम के डोमिनेंट के तहत, रशिया का देखे थे, और भी जिससे उत्तरी कोरिया का देखे थे। ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस उन्माद से बचाता है, को आसानी से पलटने नहीं देता, जिनके जरिए नागरिकों को अधिकारों का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। इस चर्चा से आप समझ जाएंगे संविधान किसी भी लोकतांत्रिक समाज में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज के लिए इतना ही, आगे देखते हैं इसके पार्ट 2 में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा तो अगली पार्ट को जरूर देखें। थैंक यू। जय हिंद।